जय हिंद दोस्तों। आज हम 20 एंड 21 अक्टूबर 2024 के विजनर्स न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। 19 अक्टूबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये उसके आंसर्स हैं DBA। और ये आप हमारे आज के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सिर्फ डाला है क्योंकि बाकी कोई मुझे ऐसा लगा नहीं जो इम्पोर्टेंट हो या फिर जिसके ऊपर से कोई क्वेश्चन बन पाए। ठीक है। और अगेन मैंने मेंस का भी क्वेश्चन आज नहीं डाला है क्योंकि अगेन कोई ऐसा आर्टिकल नहीं था जिसके ऊपर से या फिर जिसके बेस से कोई PIQ भी ट्रेस होता हो, इसलिए आज मेंस का क्वेश्चन भी नहीं है। अगेन आपको ये PDF अगर चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी और अपने डाउट और अपने आंसर्स आप टेलीग्राम के चैट ग्रुप में ज्वाइन भेज सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है ना वही सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब ठीक ठाक है, ऐसा समझो। अभी भाई सबसे पहले है PIL। अभी PIL होता क्या है वो देख लेते हैं, बाद में न्यूज़ देखेंगे न्यूज़ क्या है। ठीक है। तो PIL इज ब्रॉडली रिफर्स टू द लिटिगेशन फाइल्ड बाई अ पार्टी विदाउट एनी लोकस स्टैंडाई। अभी लोकस स्टैंडाई मतलब कौन? तो जो पार्टी जो कि अफेक्ट हो रही है। इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो भाई किसी भी व्यक्ति के लिए कोई थर्ड पर्सन अगर केस फाइल कर देता है तो उसको हम PIL बोलते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने जोली LLB देखा होगा केस। जोली LLB मूवी है, उसी का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि समझ लीजिए कि कोई एक कार ड्राइवर था, उसने रोड पे सो रहे हुए लोगों को उड़ा दिया और एक दो लोगों की डेथ हो गई। अभी जिनकी डेथ हुई है या फिर जो लोगों को नुकसान हुआ है वो लोग इलिटरेट है, उन्हें पता नहीं है कि भाई जस्टिस के लिए हमें कोर्ट भी जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। या फिर उन्हें पता है पर वो लड़ने की सिचुएशन में नहीं है। तो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन, समझ लीजिए मैं, कि जिसको सब कुछ पता है, A पर्सन, वो इनके लिए केस फाइल कर सकता है कि भाई इनका नुकसान हुआ, ये पब्लिक है, पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे केस फाइल करना है अगेंस्ट जो कार ड्राइवर था उसके सामने, वही है PIL। ठीक है। ये बस मैंने एक एग्जांपल लिया था, ऐसा आप कोई भी एरिया में केस फाइल कर सकते हैं। समझ लीजिए कोई कंपनी ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है, आप PIL फाइल कर सकते हैं कि भाई इस कंपनी के पॉल्यूशन की वजह से सबका नुकसान हो रहा है, सिर्फ मेरा ही नहीं। या हो सकता है आपका हो ही ना रहा हो, किसी और का हो रहा हो। रिसेंटली हमारे यहाँ पे नवरात्रि थी और नवरात्रि की वजह से देर देर तक ज़ोर ज़ोर से वो स्पीकर्स बजते रहते हैं, गाने बजते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक बंदे ने PIL फाइल कर दी अगेंस्ट दैट कंपनी जो कि नवरात्रि ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। उनके ऊपर क्लेम डाल दिया 3 करोड़ का कि आपकी नवरात्रि की वजह से आजू बाजू के पर्सन को, लोगों को दिक्कत हो रही है और मुझे भी हो रही है। तो इन शॉर्ट, किसी भी पब्लिक के बिहाफ पे अगर आप कंप्लेन फाइल करते हो तो उसको आप PIL बोलोगे। मतलब आप, मतलब कोई भी कर सकता है, राइट। इसमें ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपका नुकसान हुआ ही हो सकता है आपका नहीं भी हुआ है बट फिर भी आप कर रहे हो। इसीलिए पार्टी हु इज़ नॉट अग्रीव्ड, कि जिसका नुकसान न हुआ हो वो फाइल करे, वो लोकस स्टैंडी नहीं है फिर भी करे, तो उसको हम PIL बोलेंगे। गॉट इट। इसीलिए इसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये डाला है। तो क्या जब से शुरुआत हुई हमारी कोर्ट की तब से हमारे पास PIL थी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं थी। पहले यही सिस्टम था कि भाई जिसका नुकसान हुआ वो वही कंप्लेन कर सकता है। बट इन 1976 एक केस आता है, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल भाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बता देती है कि अगर कोई अग्रीव पर्सन नहीं है फिर भी वो केस फाइल कर सकता है। मतलब पहली बार उन्होंने ये रास्ता दिखा दिया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है। फिर सेम उसी के जैसा दूसरा केस भी आया था, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। उसमें भी हमने PIL के स्कोप को और एक्सपेंड किया था। ठीक है। अभी देखो, ये मुंबई कामगार सभा, ये SP गुप्ता, ये दो तो आ गए, इसमें सिर्फ हमने बातें की। बट यू एक्सरसाइज कब हुआ? पहली बार PIL केस फाइल हुआ और वो एक्सरसाइज हुआ, वो कौन सा केस था? तो हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये था 1979 के अंदर। और यही था फर्स्ट PIL इंस्टेंस इन अवर इंडिया। ये क्यों फाइल हुआ था भाई? तो देखो, ये केस फाइल किया था कि भाई प्रिजन के अंदर जो भी पर्सन रह रहे हैं ना, उनकी हालत बहुत ही खराब है। उसकी बुरी हालत को समझ के PIL फाइल हुई थी कि उनका भी भाई पब्लिक इंटरेस्ट है, उनकी भी जान की वैल्यू है। ठीक है। ह्यूमन इज एंड इन इटसेल्फ, तो क्यों भाई उसको हम खराब करें? तो उसके लिए फाइल हुई थी। और ये सब कुछ क्रेडिट किसको जाता है? मतलब कौन से वो जज थे जिन्होंने PIL को एक्सपेंड किया, PIL को यूज करने दिया? तो वो जज थे PN भगवती। इसलिए PIL के गॉड को PN भगवती बोला जाता है, या फिर उनका पूरा क्रेडिट जाता है PN भगवती को। ओके, यू गॉट इट राइट। PIL किस लिए काम आती है? तो ऐसे पीपल जिनको जस्टिस की जरूरत है बट वो इग्नोरेंट है, इंडिजेंट है और इलिटरेट है। ठीक है। मिस यूज ऑफ PIL में क्या हो सकता है?
क्योंकि पीआईएल देखो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, तो हो सकता है कि इसका भाई गलत तरीके से यूज़ किया जा सके। नॉट डिफाइन इन एनी एक्ट, ठीक है। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने ना अपने स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह कौफल में 2010 में गाइडलाइंस भी दे दी कि भाई अगर हाई कोर्ट कोई पीआईएल को एड्रेस कर रहा है ना, तो उसको ये बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अभी यही देख लीजिए कि ये जो मैंने नवरात्रि वाला बोला कि बंदे ने पीआई डाल दी थी, वो भी एक हद तक मिसयूज है। पीआई डाला, इट इज फाइन, बट आपने 3 करोड़ का क्लेम मांग लिया कि मेरा 3 करोड़ का क्लेम दे, ये गलत है ना भाई। ये तो आपने इंटरेस्ट में किया, आपने किसी के हित में नहीं किया है, अपने इंटरेस्ट में किया, आपको पैसा चाहिए। तो ये होता है वन ऑफ द काइंड ऑफ मिसयूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी ना, उसमें से एक गाइडलाइन यही है कि बोनाफाइड यूज होना चाहिए पीआईएल का। बोनाफाइड मतलब क्या, कि अच्छे इंटरेस्ट में या फिर इंटेंशन जिसके गुड है वैसा होता है वो बोनाफाइड। आपको कई बार बोला जाता होगा ना स्कूल कॉलेज में, कुछ अगर आपको फॉर्म फिल करना है सर, बहुत आपने सुना होगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आ जाइए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मतलब क्या, आप पुलिस से या फिर कोई अधिकारी से लेके आते हो, उसमें बताया यही जाता है कि समझ लीजिए आपने नाम अगर बदला है, तो नाम बदलने के लिए बोनाफाइड चाहिए। क्यों चाहिए, कि आप नाम बदल रहे हो ना, वो अच्छे इंटेंशन में बदल रहे हो, बुरे नहीं। वरना कोई बुरे में भी बदलते हैं। कैसे, समझ लीजिए मेरे नाम के ऊपर 10 केस फाइल हैं युवराज के ऊपर, मैं नाम बदल के कर लेता हूँ कि भाई राजू, तो क्या अभी मेरा अगर कोई भी हिस्ट्री निकालेगा तो उसे पता चलेगा मेरे ऊपर 10 केस फाइल है? नहीं, क्योंकि वो 10 केस फाइल तो युवराज के नाम के ऊपर है, ठीक है। तो कई बार इस तरीके से भी बदल दिया जाता है, क्योंकि इतना तो कोई गहराई में जाता नहीं है कि किसने नाम बदला है, वो भी चेक करो एक्सेट्रा। तो ये होता है बोनाफाइड की गुड इंटेंशन में होना चाहिए। तो इधर हम वही बोल रहे हैं कि पीआईएल गुड इंटेंशन में हो, उसको पहले लो। फिर जो लार्जर पब्लिक को इंटरेस्ट को देख रही हो, उसको पहले लो। फिर सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, उसको लो। करेक्टनेस यहाँ पे ज़रूरत हो आपको, उसको लो। कि कोई लॉ गलत तरीके से यूज़ हो रहा है तो उसको ले लो। फिर क्रेडेंशियल टू पेटिशनर केस में भाई कोई पेटिशनर, जो पेटिशनर है उसका तो फायदा नहीं है ना, जैसे मैंने बोल दिया 3 करोड़ वाला। कोई पर्सनल गेन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और इम्पोजिंग एक्सप्लेनरी कॉस्ट एंड कर्व फिलर्स पेटिशन, कि भाई कोई गलत पीएल डाला है ना ऐसा ही, तो उसके ऊपर टैक्स लगाइए, मतलब चार्ज लगाइए, तो कोई गलत डाले नहीं, ठीक है। और फिर रूल्स भी इंकरेज कीजिए पीएल को, आपको भी पता चल जाए कैसे ऐसे होना चाहिए। ओके डन, आप पूरा समझ गए राइट पीआईएल के बारे में। आपको देखो इसमें से मेन क्या याद रखना है, जो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, वही आपके लिए काम खाए। और स्पेशली हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ प्रिजन के बारे में पीआईएल पड़ी थी पहली, ये इंडिया के अंदर थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भाई क्या बात बोली थी, न्यूज़ में क्यों था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार इतनी सारी पीआईएल आ रही है ना, और इतनी कोई कोई फालतू आ रही है, कि इस फालतू पीआईएल की वजह से जो इम्पोर्टेंट हो वो पीआईएल पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उसको थोड़ा ठीक कीजिए यार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी ना थोड़ा थोड़ा मैं भगाऊंगा, क्योंकि जो काम का नहीं है उसको थोड़ा उड़ा देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि भाई जो भी अंडर ट्रायल पड़े हो ना, ये भी आराम से देख लेंगे। अंडर ट्रायल मतलब क्या, जिसके ऊपर केस चल रहा है, जो अभी तक दोषी या निर्दोष साबित नहीं हुए, वो अंडर ट्रायल। और उन अंडर ट्रायल लोगों को सेक्शन 479 बीएनएसएस के अंदर अंतर्गत छोड़ दो, दैट्स इट। मतलब उसके ऊपर ये अप्लाइड होता है। बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका पहले नाम क्या था, तो सीआरपीसी, ठीक है। क्या है भाई इस प्रोविजन के अंदर, तो देखो कोई भी अगर पर्सन पहली बार कोई क्राइम किया है, कोई भी क्राइम पहली बार किया है, छोटा मोटा काम, तो उसने अगर वो अंडर ट्रायल है, अभी तक दोषी साबित हुआ नहीं है, और सिर्फ केस चलते चलते ही 1/3 जितनी सजा भुगत ली, मतलब समझ लीजिए कि 3 साल की सजा थी और 1 साल तो मैं जेल में हूँ, कब से केस चल रहा है तब से, तो मुझे भाई बेल मिल जाएगी, डिफॉल्ट बेल, कि भाई ये इसको रिहा करो भाई। और भाई कोई रेगुलर ऑफेंडर है कि उसके ऊपर पहले भी कोई केसेस लग चुके हैं, उसने केस चलने के दौरान ही आधी सजा भुगत ली, मतलब 4 साल अगर सजा थी तो 2 साल भुगत लिया, तो अगेन उसको बेल दे दीजिए। ये है सेक्शन 479, ओके। ये क्यों जरूरी बन जाता है यार, क्यों इतना फोकस कर रहे हैं अंडर ट्रायल के ऊपर, तो देखिए आप चौंक जाएंगे कि एनसीआरबी का डेटा है 2022 का है, बट फिर भी ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो जेल है ना, उनकी कैपेसिटी 131% जितनी होगी, मतलब अगर 100 लोग जेल के अंदर आ सकते हैं फिट, तो हमने 131 भरे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर से जो भी पर्सन अंदर है जेल के अंदर, उसमें से 75% अंडर ट्रायल है। आप सोचिए कितना ही बुरी बात है, मतलब अगर 100 बंदे हैं ना अंदर, तो उसमें से 75 अंडर ट्रायल है, जिनके ऊपर सिर्फ केस चल रहा है, पता नहीं है वो दोषी हैं कि नहीं है।
और इसमें से भी आप जानते हो ये जो भी 75% है इसमें अमीर कोई नहीं होता है, जिसकी थोड़ी भी पावरफुल पहुंच है वो नहीं होगा, वो तो बेल पे रिहा होगा। ये वही लोग होते हैं निम्न स्तर वाले, इकोनॉमिकली जो एम्पावर्ड नहीं है, जो पैसे जिनको इलिटरेट हैं थोड़े से, तो वो सही बोलते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होता है। अब सोचिए कितनी ही बुरी बात है, 70% जितने के सिर्फ केस चल रहा है, अभी तक वो दोषी साबित ही नहीं हुए। समझ लीजिए कि आज से 2 साल बाद वो पता चले कि वो तो निर्दोष थे, तो उनके जीवन का क्या। थोड़े टाइम पहले ही मैंने देखा था कि एक ना डॉक्टर थे, डॉक्टर के ऊपर केस चल रहा था कि आपकी वजह से 6-7 बच्चों की जान गई है, और उनको तकरीबन 12 या 14 साल की जेल हो रही थी। 6-7 साल तक केस चला, और बाद में पता चला कि नहीं नहीं यार, ये इसमें उनकी तो गलती नहीं थी, और एक्चुअली नहीं थी। तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये हमने सेक्शन 479 को इम्प्लीमेंट किया है कि एटलीस्ट आधा जितना हो सकता है उतना तो हम काम करें, ठीक है। ओके भाई, रीजंस क्या क्या है अंडर ट्रायल के। सबसे पहले तो पुलिस के द्वारा ऐसे अरेस्ट कर लिया जाता है। आप ये मूवी देख लीजिएगा, जय भीम, आपको पता चल जाएगा। फिर इग्नोरेंस ऑफ लीगल राइट है, उन्हें पता ही नहीं है मेरे राइट क्या है, ट्रायल के लिए डिले हो जाता है, बेल जल्दी से कोर्ट ग्रांट नहीं करती है, और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं होती है, ठीक है। मेजर्स क्या क्या हमने लिए हैं, तो सबसे पहले सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर स्कीम हम लेके आए हैं, जिसमें हम रिलीफ देते हैं ऐसे प्रिजनर्स को जो कोई पैसा नहीं दे सकते हैं अपनी बेल के लिए। फिर ई प्रिजनर पोर्टल लेके आए हैं, जिसमें किनको बेल दी जाती है उनका सब डेटा रहता है, और दूसरा भी सब प्रिजनर का डेटा रहता है A to Z। फिर मॉडल प्रिजनर मैन्यूल लेके आए कि कैसे प्रिजनर्स को ट्रीट किया जाना चाहिए। और फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने बना दिया अपना सर्विस क्लिनिक्स इन जेल, कि कोई उधर ज़रूरत पड़ती है क्लिनिक्स की तो भी काम आएगा, ठीक है। देखो ये बहुत ज़रूरी है, प्रिजनर्स को सिर्फ बुरा मानना ना वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे प्रिजनर्स अच्छे हों, वो एक्चुअली जिसने क्राइम किया नहीं है, या फिर क्राइम किया है तो प्रेशर में आके कुछ हो गया है क्राइम उनसे। तो भाई इन शॉर्ट प्रिजनर्स ऑल्सो हैव द राइट ऑफ लाइफ, ठीक है, आर्टिकल 21, तो उनके लिए भी कुछ कुछ प्रावधान होने बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। इमिशन फ्रॉम रॉकेट एंड ऑल्सो सैटेलाइट, जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो हम अक्सर बात करते हैं कि भाई गाड़ियों के व्हीकल इमिशन एक्सेट्रा, पर हमारा ध्यान इस बात पे नहीं जाता है कि भाई रॉकेट जब बाहर जाता है तो वो कितना ही फ्यूल यूज करता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और इसी फ्यूल में ये जो धुआं निकलता है वो बहुत डेंजर धुआं होता है, ये जाता कहाँ पे, तो एनवायरनमेंट में अंदर जाता है। तो देखो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है, हमें पता है। ये अगर अर्थ है हमारी, यहाँ पे कहाँ गया यार, ये हमारी अगर अर्थ है, तो अर्थ के भाई एक लेवल तक ट्रोपोस्फियर है, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मीजोस्फियर, फिर अपना थर्मोस्फियर, और फिर आता है हमारा एक्सोस्फियर। तो देखो रॉकेट से जो भी हम इमिशन निकलता है ना, वो रह जाता है किस एरियाज के अंदर, तो ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर है इसी के अंदर स्ट्रैप हो जाता है। अब सोचिए जितना भी हम इमिशन रिलीज कर रहे हैं ना, वो इमिशन तकरीबन 2 से 3 साल तक सिर्फ उसी एरिया में रहता है। तो आप सोचिए जो ओजोन लेयर है उस एरिया में हमारी, उसको कितना नुकसान होगा, और होता भी है। ऊपर वाला ही पॉइंट देख लीजिए कि जो रॉकेट से इमिशन निकलता है, एल्यूमिना, क्रोमाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा होता है, जो हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन करता है। ओजोन लेयर 2 टाइप की होती है, एक होता है हमारा ग्राउंड लेयर ओजोन, जो कि हमारे लिए नुकसान है, ठीक है, हमारा लॉस है, इमिशन ज़्यादा करता है, ज़्यादा गर्मी करता है। और दूसरा जो होता है वो अपर एरिया में होता है, वो गुड ओजोन होता है, एटमोस्ट्रेटोस्फियर वाले एरिया में। ये हमें जो यूवी रेज आती है ना, उससे प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेज कौन सी होती है, तो यूवी ए बी सी रेज, जिनसे स्किन कैंसर हो सकता है, आंखें में इरिटेशन हो सकता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। और अगर ये ओजोन लेयर में नुकसान हो जाएगा, समझ लीजिए कि ये टूट जाता है, तो ये यूवी रेज है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी, और फिर हमें ही नुकसान होगा। और सेम ये जो इमिशन है रॉकेट से आ रहा है, वो यही ओजोन लेयर को डिप्लीट करता जाता है। इसीलिए जो अर्थ के सन के रेज है वो अर्थ के अंदर ज़्यादा ज़्यादा आएंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी, और एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और हमें ही नुकसान होगा, ठीक है। यू नो व्हाट कैन हैपन्स, यहाँ पे बताया हुआ है वही। और ओजोन लेयर डिप्लीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी ट्रीटी है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। देखो दूसरा डेटा है, बाकी ये सब ऊपर का कुछ काम का नहीं है दोनों, बट फिर भी देख लीजिए कि भाई एक एयर फ्लाइट जब रिलीज होती है तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 से 3 टन जितना CO2 रिलीज करती है, जबकि कोई रॉकेट अगर लॉन्च होता है तो पर पैसेंजर 50 से 75 टन जितना CO2 रिलीज करता है। इट्स ह्यूज,
ठीक है। और रॉकेट मिशन में कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, तो एल्यूमिना हो सकता है, ब्लैक कार्बन हो सकते हैं, जो कि हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशन को रोक देंगे, ठीक है, ट्रैप कर देंगे। अभी देखो मैंने 10 बार बताया, आप मुझे बस ये बताइए कमेंट में कि अगर लॉन्ग वेव इमिशन जो है वो अर्थ से हो रहा है, तो जो सन से आ रहा है वो शॉर्ट वेव जो है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, कि लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव हमने अलग अलग नाम क्यों रखे हैं। मैंने 10 बार बताया, ये आप बताना पड़ेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं कि हाँ भाई ये मैग्नेटिक फील्ड को भी अर्थ की नुकसान करता है, ठीक है। अभी इसको कंट्रोल करने के लिए हमने कौन कौन से मेजर लिए हैं, तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कीजिए। हॉरिजॉन्टल मतलब कि हम प्लेन के अंदर लेके जाएंगे सैटेलाइट को, फिर प्लेन के थ्रू लॉन्च कर देंगे, ताकि अर्थ से इतना इमिशन निकले ही नहीं, ऑलरेडी उन्हें कुछ हद तक ट्रेजेक्ट्री मिल जाए। फिर ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल री एंट्री, जो कि लोअर एल्टीट्यूड में सैटेलाइट को बंद करने से थोड़ा बहुत रोकती है, ठीक है, कम इमिशन होता है, दैट्स इट। फिर अल्टरनेटिव फ्यूल एंड डिज़ाइन इंप्रूवमेंट, जैसे कि बायोप्रोपेन को यूज़ कीजिए आप, ताकि आपका इमिशन कम हो और वेस्ट अगेन कम हो। और देखो बायोप्रोपेन तो ठीक है, बट कोई कोई बायो हाइड्रोजन सॉरी ग्रीन रॉकेट के अंदर हम लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, तो वो भी इतना फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि हाइड्रोजन का भी बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, और वाटर वेपर अगेन क्या करेगा, हीट को ट्रैप करेगा। वाटर वेपर इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसीलिए ये अगेन वार्मिंग ही करेगा। तो हाइड्रोजन का भी यूज़ करना इतनी हद तक फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर वेपर यूज़ करता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ये हमें क्या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की हुई है। मेन इसका फोकस क्या है कि भाई गरीब लोगों को भी फ़्लाइट टिकट मिल जाए, या फिर जो रिमोट एरियाज़ है जो इजीली अनएसेसेबल है, उसको भी हम एयरपोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट कर दें, प्लेन के थ्रू कनेक्ट कर दें। उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ओके, न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली भाई सहारनपुर, रेवा, अंबिकापुर, उत्तर प्रदेश में हमने नए इसके स्टेशंस बनाए हैं, ठीक है। पर्पज़ इसका मैंने बता दिया, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, एयर ट्रैवल को और ज़्यादा सस्ता करना है, ओके। इसमें हम सब्सिडाइज सीट देते हैं कि भाई सीट की वैल्यू कम रखो, और जो एयरलाइंस होती है उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपका नुकसान हो रहा है तो हम आपको पैसा दे देंगे, मतलब गवर्नमेंट देती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, ओके। फिर रीजनल कनेक्टिविटी फंड भी है, इसी के अंदर काम करता है। माइक्रो डिवन मॉडल है, रिसेंट चेंजेस, ओके ओके। इन शॉर्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो जो हमारा काम का है ना, वही मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उससे ऊपर का कोई भी ज़रूरी नहीं है, ओके। और एट लास्ट ये कौन सी स्कीम है, तो ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेक्टर स्कीम होती है, उसका मतलब क्या है कि 100% जो फंडिंग है वो सेंटर गवर्नमेंट से आ रही है। और दूसरा होता है हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में फंडिंग डिवाइड होती है अलग अलग परसेंटेज में, जैसे 60-40, 90-10 एसेट्रा, 50-50 कुछ भी। तो सेंटर सेक्टर मतलब पूरा फंडिंग स्टेट का, सेंटर का, और स्पॉन्सर्ड मतलब स्टेट और सेंटर दोनों का। की अचीवमेंट क्या क्या है इसके भाई, तो हम न्यू एयरक्राफ्ट ऑल साइजेस को इंक्लूड करते जा रहे हैं, फिर प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म को, उड़ान 3.0 मतलब इसी स्कीम का पार्ट है। फिर बूस्टिंग एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमने टोटल 86 एरोड्रोम्स बना दिए हैं अब तक, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी एक इसका सेंटर है। चलिए आगे देखते हैं। बट हाँ, इसका एक तो कमी है, हाँ हमारे यहाँ पे, उससे मुझे याद आ गया, ये हमेशा ऑपरेशनलाइज नहीं होता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि रिमोट एरियाज़ को हम जोड़ रहे हैं, या फिर ऐसे एरियाज़ को जोड़ रहे हैं जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी इतना मजबूत नहीं है, या फिर लोग इतने नहीं हैं, कनेक्टिविटी कम है। तो होता क्या है, ये प्लेन आता है, इतने पैसेंजर ही नहीं होते हैं, इतने पैसेंजर नहीं होंगे तो अगेन कभी ऑपरेशनल होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। आई एम नॉट लिविंग इन रिमोट एरिया, बट स्टिल देर इज already quite big airport available there, nearly 100 kilometer away from this, but still it is also part of उड़ान स्कीम, ठीक है। तो 100 किलोमीटर में दूसरा छोटा सा एयरपोर्ट बनाना, इट इज़ गुड, हालांकि फिजिबल नहीं है, वो थोड़ा सा इलॉजिकल है। याद क्या रखेंगे, सेंटर सेक्टर स्कीम है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे इम्प्लीमेंट करता है, और स्कीम का पर्पस क्या है, दैट्स इट, ओके। और हाँ भाई, एक ना छोटी सी चीज़ यहाँ पे मुझसे छूट गई, अच्छा वो ध्यान आ गया मुझे, कि जो रॉकेट का इमिशन तो हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पिछले 15 सालों में जितने भी हम रॉकेट लॉन्चेस कर रहे हैं, उसकी संख्या ट्रिपल हो गई है। मतलब पहले 1 कर रहे थे तो अभी 3 कर रहे हैं, ट्रिपल हो गया है। और जो स्पेस डेब्रीज है वो भी डबल्ड हो गई है। स्पेस डेब्रीज क्या होती है,
तो वो कचरा है। डेब्रीज मतलब कचरा। तो ऐसी सैटेलाइट जो अभी काम नहीं आ रही है या फिर ऐसे कोई हमने मिशंस किए थे जो अभी के लिए एक्टिव नहीं है, उसको हम स्पेस डेब्रीज बोलते हैं। ये कुछ हद तक ज़्यादा अगर बढ़ जाती है ना, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि केसलर सिंड्रोम हो जाए। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, केसलर केसलर इफेक्ट। थोड़ी सिंड्रोम क्या, केसलर इफेक्ट क्या होती है, तो एक समझ लीजिए, ये जो ऑर्बिट है, यहाँ पे बहुत सारी सैटेलाइट हो गई, बहुत सारी सैटेलाइट हो जाएगी, और गलती से भी एक अगर टकराई इससे, तो क्या होगा कि ब्रेक लग जाएगी, उससे पीछे आ रही होगी वो भी टकराएगी, इससे पीछे आ गई वो भी टकराएगी, और लगातार टकराती जाएगी। उसी को हम बोलेंगे केसलर इफेक्ट। स्पेस के अंदर बहुत बड़ा एक्सीडेंट, दैट्स इट। ठीक है, जो लगातार टकराना हो जाए। ओके, गलती से छूट गया था, माफ़ी चाहेंगे। अभी चलो नीचे करते हैं कि भाई वर्ल्ड फूड फोरम और ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम लॉन्च हुए हैं बाई फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ। इग्नोर कीजिए, इन सब का हमें काम नहीं है। इन शॉर्ट, फैमिली फार्मिंग क्या है वही देख लेते हैं, जो कि इसका मेन टॉपिक है। तो अभी किसी भी फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर अगर फैमिलीज इंक्लूड होती है, फैमिली लेबर इंक्लूड होता है, तो उसको हम फैमिली फार्मिंग बोलते हैं, दैट्स इट। ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरीज, पेट्रोल, एक्वाकल्चर कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर आपकी फैमिली या फिर फैमिली लेबर या फिर बोथ वुमेन एंड मेल कोई भी इंक्लूड है, तो उसको हम फैमिली फार्मिंग बोलते हैं, दैट्स इट। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो नियरली वर्ल्ड फूड की जितना भी प्रोड्यूस होता है वैल्यू के टर्म्स में, तो 70 to 80% फैमिली फार्मिंग के थ्रू ही आ रहा है। फ़ायदा क्या होगा इसका, तो भाई सबसे पहले तो न्यूट्रिशियस फूड मिल जाता है, जो ऑलरेडी उगा रहे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, और क्रॉप डाइवर्सिटीज़ भी है। ओके, सस्टेनेबल स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप क्या होती है, सबसे पहले वो देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ पे देख लो। स्टीवर्डशिप मतलब किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना, और मतलब रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हो आप, सस्टेनेबली यूज़ कर रहे हो कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक, और किसी का फ़ायदा ही हो। ऐसे आप भाई मनी को भी यूज़ कर सकते हैं कि मनी इस तरीके से यूज़ करो कि खुद का और दूसरों का दोनों का फ़ायदा हो। जैसे कि इसका आपको एग्जांपल मिल जाता है रतन टाटा जी, ठीक है। फिर आप एनवायरनमेंट को भी उस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि किसी का नुकसान ना हो, फ़ायदा हो, रिस्पॉन्सिबल यूज़ हो। इसमें आप सस्टेनेबिलिटी को डाल सकते हो, सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांत को। और इसमें आप एग्जाम्पल क्या डालोगे, तो भाई ग्रेटा थनबर्ग डाल दो, ग्रेटा चल जाएगा, मस्त नाम है। अगर आप नहीं जानते ग्रेटा थनबर्ग को, तो सर्च कर लीजिए, आप जान जाएंगे। तो स्टीवर्डशिप मीन्स यूजिंग एनीथिंग विथ गुड इंटेंशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो स्टीवर्डशिप है। ये आपका एथिक्स का पार्ट है, ठीक है ना, एथिक्स में ये आता है। तो ये सस्टेनेबल स्टीवर्डशिप भी प्रोवाइड करता है आपको सॉइल हेल्थ के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, एक्सेट्रा। चैलेंजेस क्या है, तो वही फाइनेंशियल बैरियर्स है, लिमिटेड असिस्टेंस है हमारे पास, जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं है, और जो लैंड है वो भी बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, क्लाइमेट रिस्क है, देयर आर मेनी थिंग्स। ओके, रिलेटेड न्यूज़ हमारी कौन सी है, कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। फाओ ने वाइसेग लॉन्च किया है, वाइसेग इनिशिएटिव, WASAG इनिशिएटिव, जो कि वाटर स्कैरसिटी के चैलेंजेस को टैकल करता है, दैट्स इट। वाटर स्कैरसिटी मतलब क्या होती है कि आपके लिए पीने का, यूज़ करने का पानी लिमिटेड है, दैट मीन्स वाटर स्कैरसिटी, और उसको एड्रेस करता है वाइसेग। ओके, और कुछ काम का नहीं है। आगे देख लेते हैं, एकदम बकवास न्यूज़ है दूसरा, फिर भी देख लेते हैं। भाई इंडिया केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में बात की गई है कि बल्क केमिकल्स किसको बोलते हैं, जो कि ऐसे केमिकल जो लार्ज क्वांटिटीज़ में आप प्रोड्यूस कर रहे हो बट जिसकी वैल्यूज़ कम है, तो बल्क केमिकल्स है। फिर पेट्रोकेमिकल्स, तो जो पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से रिफाइन होते हुए डिराइव हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ये है पेट्रोकेमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ही हाई होती है, बस उसका प्रोडक्शन कम होता है, तो इट इज़ स्पेशलिटी केमिकल्स। न्यूज़ में, क्योंकि भाई इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्री है वो पूरे साउथ पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और लार्जेस्ट है, इसलिए न्यूज़ में। ओके, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ओवर 9% मैन्युफैक्चरिंग GVA है, और 7% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट है। इसको आप यूज़ करोगे अपने इंट्रो में, कोई भी इंट्रोडक्शन देखो, अगर आता है तो डायरेक्टली तो आने के बहुत कम चांसेस है कि केमिकल सेक्टर से आ जाएगा क्वेश्चन, बट स्टिल यू कैन यूज़ फॉर एनी इंडाइसेस। ओके, केमिकल के रिलेटेड दूसरी न्यूज़, तो भाई 100% FDI अलाउड है। ऑटोमेटिक रूट मतलब विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आपको मिल सकता है। दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट में आपको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर है प्रिस्क्रिप्ट पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, हब फॉर हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, की इस एरियाज में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, यहाँ पे आपको दूसरी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी इजीली।
इन शॉर्ट उस एरियाज़ को प्रमोट करने की बात है। और एट लास्ट प्लास्टिक पार्क्स, यहाँ पे आपको ये एरियाज़ होते हैं फॉर बूस्ट इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्लास्टिक सेक्टर्स। ओके, दैट्स इट। इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये केमिकल्स की छोटी मोटी डेफिनेशन है, उसको याद रख लो तो भी काफ़ी है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके चलिए, अभी शॉर्ट न्यूज़ कवर करते हैं। सबसे पहले है काला अजहर। तो भाई काला अजहर किससे होता है? तो सैंड फ्लाई से होता है, जिसका नाम है फ्ली बोटोमाइन। ये कौन से पैथोजन से फिर होता है? तो पैथोजन से प्रोटोजा पैरासाइट, ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ये सैंड फ्लाई ही काफ़ी है, फ्ली डोटोमाइन पैरासाइट, और ये फीमेल होते हैं। ओके, सिम्टम्स क्या क्या है? तो फीवर आ सकता है, वेट लॉस, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, लिवर, एनीमिया एक्सेट्रा। ओके, ज़्यादा किस एरियाज़ में फेमस है? तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इन शॉर्ट हमारे जो वेस्टर्न सेक्टर है ना, वेस्टर्न नॉर्थ, उस एरियाज़ में वेस्टर्न या ईस्टर्न जो सेक्टर है, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न, उस एरियाज़ में हमें देखने को मिलते हैं। काला अजहर ना आफ्टर मलेरिया इन इंडिया के अंदर सेकेंड डेडलीस्ट पैरासाइट डिजीज है। ओके, न्यूज़ में क्यों था भाई? तो इंडिया काला अजहर को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए न्यूज़ में था कि भाई लास्ट के 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में हमें 10,000 से भी कम केसेस देखने को मिल रहे हैं। ग्रेट। क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे? तो किससे होता है, क्या सिम्टम्स है, और किस एरियाज़ में ये अभी के लिए एक्टिव मिलता है हमें। ओके, फिर अफ्रीकन बोबास। ये भाई बड़े बड़े पेड़ होते हैं ट्रंक वाले, आप ये देख लीजिए, इसकी ट्रंक बहुत ही बड़ी बड़ी होती है, इसके अंदर पानी स्टोर होता है। जब बारिश का सीज़न होता है तब ये पानी ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो जब स्कार्सिटी आपको देखने को मिलती है तब हमें ये काम आ सकते हैं। ग्रेट, इसीलिए इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमें काम आता है ज़िंदगी सस्टेन करने के लिए। ग्रेट। ओके ओके, कंटेन्स टार्टरिक एसिड एंड विटामिन सी के भी ये सोर्स होते हैं, बाकी कुछ खास काम का नहीं है, इतना ही इनफ था, ठीक है। और हाँ, न्यूज़ में क्यों था भाई? साउथ अफ्रीका के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। थोड़े टाइम पहले ये न्यूज़ में था हमारे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि भील जो ट्राइब होती है, भील ट्राइब मध्य प्रदेश की, वो इसको यूज़ करती है बायोमास को फॉर वाटर स्टोरेज, और इसीलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। ध्यान देना है, मध्य प्रदेश में भील ट्राइब और उस रीजन में हमें देखने को मिलता है इंडिया में। ओके, बहुत सारे रीजन में देखने को मिलते हैं, कुछ हद तक ये आंध्र प्रदेश के एरियाज़ में, छत्तीसगढ़ एरियाज़ में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी ये मिलते हैं। ओके, मेनली ये ट्री ऑफ लाइफ है, पानी स्टोर करता है। ओके, फिर ई श्रम पोर्टल, तो जितने भी वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जुड़े हुए हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन, उनके सब फैसिलिटीज़, बेनिफिट प्रोवाइड करना, ये सब वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ई श्रम पोर्टल। ओके, उतना ही है मेनली, ये गिग इकोनॉमी को और गिग वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया पोर्टल है। फिर है हमारी, इतना काफ़ी है, रामदर विषधारी टाइगर रिजर्व। अगेन टाइगर रिजर्व न्यूज़ में, तो मेरा काम क्या है कि टाइगर रिजर्व के वाले फ़ोटो को देखेंगे और सारे याद कर लेंगे। अभी इस बाजू वाला न्यूज़ में है तो राजस्थान के सारे देख लेंगे। तो भाई राजस्थान के अंदर हम 5 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का। फिर एक है रणथंभौर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप वही कंफ्यूज हो ना जाओ। फिर है रामदर विषधारी, रामदर विषधारी। फिर है मुकुंदरा, और फिर है लास्ट है धौलपुर करौली। ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, 55th, ठीक है। पूरे इंडिया का 55th है और राजस्थान का 5वां। ओके, देख लीजिएगा। तो अभी ये 5 आपको याद रहने चाहिए। हमने ऑलरेडी कौन कौन से कवर कर लिए हैं? तो ये एरिया के कवर हैं, फिर ये कवर हैं, ये वाले इतने कवर हैं, फिर ये भी ऑलरेडी कवर किए हैं। धीरे धीरे कवर करते हैं, बट कर लिए, एक बार अलग से भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट अभी के लिए राजस्थान आप ध्यान से देख लेना, सरिस्का, रणथंभौर, रामदर विषधारी, मुकुंदरा और धौलपुर करौली। ओके, और ये 55th टाइगर रिजर्व है, इससे नया अभी तक नहीं आया है, ठीक है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा है? तो नागार्जुन सागर शैशलम, और सबसे स्मॉलेस्ट तो बोर टाइगर रिजर्व। ओके, अभी देखते हैं न्यूज़ में क्यों था रामदर विषधारी भाई। तो ये 4th टाइगर रिजर्व है यहाँ। ओके, और हाँ, न्यूज़ में क्यों था? सबसे पहले तो भाई एक टाइग्रेस थी, उनकी डेथ हो गई और उनका जो कब था वो भी मिसिंग है, इसलिए हल्का फुल्का इसमें सबका ध्यान खींच लिया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो ये 4th टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, 52nd है टाइगर रिजर्व पूरे कंट्री का। ये बूंदे डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर पड़ता है, रिप्रेजेंट विंध्यन रेंज और अरावली एलिमेंट्स से निकलता है। कंटिन्यूस बफर एरिया है बिटवीन
रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। आजू बाजू इसकी रिवर कौन सी है, तो मेज जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल है। ओके, ट्रीज धोप, खेर, अमलतास ट्रीज हैं, टाइगर, पेंथरास, स्लॉथ बियर्स एक्सेट्रा में मिलता है। याद क्या रखना है, कौन से एरिया में पड़ता है और कौन सी रिवर आजू बाजू से निकल रही है, उतना काफी है याद रखना, ठीक है। फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यार ये हम इसी वीक ना शायद चौथी बार कर रहे हैं। तो भाई ITU की रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई थी, असेंबली मिली थी, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली नई दिल्ली में, इसलिए न्यूज़ में है, ठीक है। ये हर एवरी 4 ईयर्स ये यहाँ पे और किसी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज होती है, मिलते हैं ये लोग। ओके, ये एशिया पैसिफिक के रीजन को होस्ट करती है। ओके, जेनेसिस क्या क्या है, तो 1865 में बनाया था ये, UN की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पहले नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, बदल के हमने टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कर दिया। ये स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल टेक्नोलॉजी। ओके, 193 मेंबर कंट्रीज है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इन शॉर्ट इसका काम क्या है, तो जो भी टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें हैं पूरे वर्ल्ड में, ये उसको देखता है, उसकी मीटिंग्स करवाता है, उसके स्टैंडर्ड्स को सेट करता है कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। फिर है प्रायोम्स। देखो ये प्रायोम्स आपको कुछ कुछ बायोम के जैसा दिख रहा है, राइट। तो सेम ये बात भी उसी के कर रहा है। देखो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक तो है पायरो, पायरो मतलब फायर, और दूसरा है बायोम, दोनों को मिला के बन जाएगा प्रायोम्स, ठीक है। तो ऐसा कोई बायोम, अभी सबसे पहले बायोम क्या होता है, तो भाई बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर सबको आप मिला दो, मतलब कि इंसान को, ज़मीनों को, पेड़ पौधे, जंगल, उधर रहते हुए कोई एनिमल, सबको आप मिला के जो इकोसिस्टम बनाते हैं वो है बायोम, ठीक है। वो पूरा का पूरा को एरिया को हम बायोम बोलेंगे। अलग अलग बायोम हो सकती है, जैसे कि ठंडे एरियाज में होती है उसको हम तुंद्रा बायोम बोलते हैं, फिर ग्रासलैंड जैसा हो उसको हम सवाना बायोम बोलते हैं, तो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है ना बायोम के, सेम बायोम्स में क्या होता है, अलग अलग फैक्टर्स, बायोटिक अबायोटिक, जैसे कि एनवायरनमेंट, ह्यूमन, क्लाइमेट फैक्टर्स, ये सब मिलकर अगर फॉरेस्ट फायर पैटर्न को बना रहे हैं, फॉरेस्ट फायर के प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें पुश कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ है जो उसके एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रायोम्स। कि ये बायोम तो है ही है, बट ये फॉरेस्ट फायर को भी इग्नाइट कर रहे हैं, इसीलिए है प्रायोम्स, सिर्फ बायोम नहीं, प्रायोम्स, ठीक है, क्योंकि फायर के साथ जुड़े हुए हैं, ये फायर्स लगा रहे हैं। अभी प्रायोम्स को स्टडी करके आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस एरियाज़ में कितने फायर का रिस्क है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा हुआ तो यहाँ एरिया में कितनी फ़ायदा फायर लग सकती है, और आप स्ट्रेटजीज़ भी बना सकते हो फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। तो प्रायोम्स इज़ इम्पॉर्टेंट। और भाई अगेन न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली हमने स्टडी एक आई, और स्टडी में पता चला कि फॉरेस्ट फायर की वजह से जो CO2 रिलीज़ हो रहा है ग्लोबली, वो 60% जितना बढ़ गया है। ओके, फिर है स्काई शील्ड। तो देखो ईरान के अंदर जब रॉकेट अटैक हुए इजराइल के द्वारा, हिजबुल्लाह के द्वारा, हमास के द्वारा, तो ज़्यादातर अटैक को एयर में ही ईरान ने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ईरान के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कोई भी अटैक उनके ऊपर अगर होता है तो यहाँ से ज़मीन से एक मिसाइल छूटेगी और आसमान में ही उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, टकरा के एक दूसरे फूट जाएंगे, दैट्स इट। तो इस मिसाइल सिस्टम का नाम है आयरन डोम। हमारे पास है उसका नाम है S-400, रशिया के पास अगेन S-400, US के पास है उसका नाम है थार्ड, और यूरोप ने रिसेंटली जो अपने लिए बनाई है, सॉरी यूरोप की जो है उसका नाम है स्काई शील्ड, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने अभी अभी ज्वाइन किया है इसी यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव को। ये स्काई शील्ड क्या है, तो सेम मिसाइल वेपन डिफेंस सिस्टम है, जो कि जर्मन लेड यूरोपियन आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम है। ओके, हार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, मतलब इसमें मेन कंपोनेंट क्या है, मेन चीज़ क्या है, तो एरो 3, जो कि इजराइल अमेरिका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ओके, ये इतना पावरफुल है ना, तो ये कि भाई इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स आती है ना, उसको भी ये उड़ा सकता है, उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, दैट्स इट, ठीक है। तो इन शॉर्ट स्काई शील्ड क्या है, तो यूरोप का अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो स्काई शील्ड है। फिर है UV फोटो डिटेक्टर्स। तो बस इतना ही याद रखना है कि ये फोटो डिटेक्टर मतलब क्या, कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, या फिर ऐसे सिग्नल्स को, या फिर कोई लाइट के सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो ट्रांसफर कर दे, उस डिवाइस को बोलते हैं फोटो डिटेक्टर्स, ठीक है।
तो इट इज एन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। अभी यही फोटो डिटेक्टर यूवी लाइट में हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हमने डायमंड बेस्ड बनाया, मतलब डायमंड का यूज़ करते हुए बनाया है। ये हमें क्या काम आएगा, तो ये डिटेक्ट कर पाएगा डीप यूवी लाइट, मतलब दूर से भी अगर कोई यूवी लाइट आ रही है तो उसको डिटेक्ट कर पाएगा, और फिर अगेन फोटो डिटेक्टर है उसको कन्वर्ट कर पाएगा, जिसकी तरह वजह से हम उसको रीड कर पाएंगे। ठीक है, और डायमंड है तो ये कोई भी हार्श कंडीशन में चल सकता है, कोई भी हीट वाले एरियाज में भी चल सकता है। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स इट। फिर है लाइट हाउस टूरिज्म। तो भाई आपको पता है इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत ही बड़ी है, और इस कोस्ट लाइन में अलग अलग जगह पे हमें लाइट हाउस देखने को मिल जाता है। ये लाइट हाउस होता है, आपने देखा ही है, ठीक है ना। ये लाइट हाउस क्या काम करता है पता है, अगर शिप कोई गुम हो जा रही है ना, तो ये शिप को दूर से लाइट जल रही होगी, इसलिए पता चल जाएगा कि अच्छा चलो यहाँ चले जाते हैं, या फिर यहाँ से रास्ता देख लेते हैं, एक्सेट्रा। तो, तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लाइट हाउसेस हैं, तो इसीलिए हमने इसका यूज़ करते हुए लाइट हाउस टूरिज्म इंट्रोड्यूस कर, मतलब ऑलरेडी है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसका भाई सेकंड नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे अभी शुरू हुआ है, तो बैगन इन पूरी, ओडिशा। दैट्स इट। किसकी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, और वो एक्सप्लोर करते हैं वास्ट पोटेंशियल ऑफ लाइट हाउस टूरिज्म। अभी देखो बाकी आपको आएगा ना उधर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, तो आप उधर सही कर लोगे, बट याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, करंट स्टेटस क्या है, तो इंडिया के अंदर 75 आइकॉनिक लाइट हाउसेज है अक्रॉस 10 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, और ये ऑल्सो इट इज़ इन लाइन विथ मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, जिसका मेन पर्पस यही है कि लाइट हाउस को मल्टी फंक्शनल फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट करवा देना। ओके, फिर है ट्रोजन एस्टेरॉइड, लास्ट न्यूज़ है हमारी। तो देखो सबसे पहले तो एस्टेरॉइड क्या होते हैं, तो स्पेस के अंदर जो छोटे मोटे ऐसे छोटे छोटे घूमते रहते हैं ना पत्थर, तो ऐसे स्पेस में घूमने वाले को हमें बोलते हैं एस्टेरॉइड। और ट्रोजन एस्टेरॉइड मतलब जिसकी ऑर्बिट फिक्स है, जिसको L4 और L5 लैग्रेंज पॉइंट के अंदर फिक्स में घूम रहे हैं, उसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड। अभी लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं स्पेस के अंदर, तो दो कोई स्पेस बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि सन और जुपिटर ले लीजिए। तो जुपिटर दोनों की अपनी अपनी ग्रेविटी होगी, ठीक है ना। सन की भी कुछ हद तक ग्रेविटी होगी, जो इतने एरियाज में किसी को आएगा तो खींच लेगी अपनी ओर, और जुपिटर की भी ग्रेविटी होगी। तो जिस एरियाज के अंदर दोनों की ग्रेविटी या फिर दोनों का फोर्स इक्वल हो जाता है, ऐसा कोई भी रीजन है स्पेस के अंदर जिसमें ग्रेविटी इक्वल हो जाए या फिर दो ऑब्जेक्ट की फोर्स इक्वल हो जाए, तो जो बीच वाला है वो एकदम सेंटर में रहेगा, स्टेबल रहेगा, उसी को हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। तो इट इज अ पोजीशन वेयर स्पेस इन ऑब्जेक्ट स्टे इन रिलेटिवली स्टेबल पोजीशन विदाउट ड्रिफ्टिंग अवे, क्योंकि कोई भी इस पे जो भी फोर्स लग रही है वो इक्वल फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ऐसी ही जो लैग्रेंज पॉइंट पे या फिर स्टेबल पोजीशन पे कोई भी एस्टेरॉयड घूम रहा है, तो उसी एस्टेरॉयड को हम बोलेंगे ट्रोजन एस्टेरॉयड। ये यूजुअली हमें कौन से एरियाज में देखने को मिलता है, तो जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस के आजू बाजू देखने को मिलते हैं, और स्पेशली सबसे ज़्यादा जुपिटर के आजू बाजू घूमते हुए मिलते हैं, इसलिए हमने जुपिटर का एग्जाम्पल लिया था। इसको स्टडी करने के लिए अब तक कौन सा मिशन हमने भेजा है, तो मिशन लूसी, जो कि फर्स्ट मिशन था टू एक्सप्लोर जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।